मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में सुई गैस नायाब। सर्दी की शिद्दत के साथ ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफा, कोयले और लकड़ी की मांग में इजाफा देखा गया। शहरी महंगे दामों लकड़ी और एलपीजी सिलेंडर खरीदने पर मजबूर। लकड़ी और कोयले की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लकड़ी 1200 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगी। शहरियों के साथ दुकानदार भी शदीद परेशान। शहरी हुकूमत से शिकवा कुना। आपको बता रहे हैं मुल्तान में जनूबी पंजाब में सुई गैस नायाब हो गई। सर्दी की शिद्दत के साथ ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफा, कोयले और लकड़ी की मांग में इजाफा देखा गया। शहरी महंगे दामों लकड़ी और एलपीजी सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता रहे हैं सर्दी की शिद्दत के साथ ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफा देखा गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी। शहरियों के लिए हांडी बनाना भी मुश्किल हो गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम खान से। जी बिल्कुल, सर्दियों के आमद के साथ ही शहर औलिया के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गैस की लोड शेडिंग जो है एक बार फिर से उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। अब दिसंबर का माह है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ साथ ही गैस की लोड शेडिंग में भी जो है वो इजाफा हो रहा है। शहरियों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। सर बताइएगा, 210 रुपए किलो है एलपीजी, इसके साथ साथ लकड़ियाँ भी महंगी हो रही हैं, कोयले भी महंगे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, जिसकी माशाल्लाह मैं फैमिली बड़ी हो उसके लिए तो बड़ी परेशान बात है, क्योंकि 3 टाइम का खाना बनाना और फिर गैस भी आती है, लेकिन आती है चंद मिनट के लिए और उसके बाद जनाब लकड़ियों पे गुजारा बहुत मुश्किल है। ऊपर से एलपीजी महंगी है, वो ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं गैस वाले, तो हमारे लिए तो बहुत परेशानी का सबब बन रही है ये सर्दियाँ खासकर। सर हांडी चांडी बन जाती है घर जब जाते हैं? 4-5 दिन हो गए, गैस बिल्कुल आ ही नहीं रही। ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट के लिए आएगी फिर चली जाएगी। इतना परेशानी है ना, कोई हाथ नहीं है। लकड़ी है वो तो लेने के बाकी जला ही नहीं सकते, बिल्कुल गीली लकड़ आ रही है, रोटी पक नहीं सकती। लकड़ तकरीबन 1000 से 1200 रुपये मन मिल रही है, वो भी गिली। नाश्ता कहाँ पकता सर जी? आप वो जब गैस नहीं होती, जब गैस आती तो लाइट नहीं होती, दोनों में से कोई चीज़ नहीं होती। अब क्या करें, बाजार से लेते हैं रोटी 10 रुपए की, 12 रुपए की, 15 रुपए की है। अब नाश्ते में पैसे पूरे हो जाते हैं, दुकान का किराया शराया कहाँ से, कुछ भी नहीं होता, बच्चे भूखे होते हैं। लोड शेडिंग जो है वो हो रही है, घर में जाते हैं काम से तो खाना जो है वो नहीं मिल पाता है, हांडी पकाने में जो है वो मुश्किलात होती हैं। बाहर जाते हैं एलपीजी खरीदते हैं तो वो महंगी है, लकड़ियाँ जो है वो भी महंगी हो रही है। इसके साथ साथ वो गीली लकड़ियाँ जो हैं वो भी जो है मसाइल पे जो है पैदा हो रहे हैं। शहरियों के लिए बहुत ज़्यादा मुतालबा किया जा रहा है कि जो गैस की लोड शेडिंग हो रही है इसको कम किया जाए, ताकि लोगों के लिए जो है वो ऐसा की जाए, क्योंकि लोग एक जानिब गैस का बिल भी भर रहे हैं और दूसरी जानिब एलपीजी भी खरीद रहे हैं। जी एलपीजी भी खरीद रहे हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम खान। साल 2022 इख्तिताम की तरफ गामजन। इस साल भी मुजफ्फरगढ़ में कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू ना हो सका। मदर एंड चाइल्ड अस्पताल, इंडस्ट्रियल स्टेट और मेडिकल कॉलेज में से कोई एक प्रोजेक्ट शुरू ना हो सका। मजीद जानेंगे आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, एक और साल जो है वो ख़त्म होने के करीब है। साल 2022 भी इख्तिताम की जानिब गामजन है, मगर मुजफ्फरगढ़ में कई ऐसे प्रोजेक्ट से जिनसे शहरियों ने उम्मीदें वाबस्ता की मगर वो मुकम्मल ही ना हो सके। कुछ तो ऐसे थे जिनकी बुनियाद तो रखी गई मगर पाया तकमील तक ना पहुंच सके। इनमें अलीपुर रोड हो, मुजफ्फरगढ़ यूनिवर्सिटी हो, इंडस्ट्रियल स्टेट हो, इसके अलावा मदर एंड चाइल्ड एंड केयर हॉस्पिटल का मंसूबा हो, कोई भी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका। शहरियों की इस बारे में क्या राय है, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। 3 साल से लारा लगाया जा रहा है, कोई भी गवर्नमेंट आती है मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को कहा जाता है ये तमाम मंसूबे शुरू किए जाएंगे, मगर पूरे क्यों नहीं होते? अस्सलाम वालेकुम। असल में ऐसा है कि मुजफ्फरगढ़ की 50 लाख की आबादी है। यहाँ अरसे दराज से बड़े बड़े नामवर सियासतदान, वज़ीर आज़म यहाँ से बने हैं, वज़ीर आला यहाँ से बनते रहे हैं। तो लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कोई भी मेगा प्रोजेक्ट तो दूर की बात है, यहाँ ज़िले के ही टुकड़े होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पहले मेडिकल कॉलेज, इंडस अस्पताल बना था, उसको मेडिकल कॉलेज बनना था, वो ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद अलीपुर रोड कातिल रोड के नाम से मशहूर हुआ है, लेकिन आज तक नहीं बन सका। वज़ीर आला जो है साहब का उस्मान बुज़दार वो वादा भी कर गए थे, बाकी लोगों ने भी वादे करे। यहाँ मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर के लिए जगह भी मुख्तस हो गई थी, उस पर अब काबज़ी ने कब्ज़ा कर लिया है। इसके अलावा सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि 8 साल से मुल्तान रोड जो है कुशादा करने के लिए मंसूबा चल रहा है, वो आज तक कुशादा नहीं हो सका रोड, जबकि कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो छोड़, मोहल्लों की नाली गलियां सीवरेज लाइनों के लिए लोग बड़े परेशान हैं और उम्मीद कर रहे हैं इस साल भी, अगले साल, इस साल हम उम्मीद रखते रहे कि अल्लाह मियाँ जो है शायद कोई बड़ा प्रोजेक्ट या किसी मेंबरान असम्बली या किसी वज़ीर को ये तौफीक दे दे कि हमारे शहर की वो हालत बदल दे।
تو اس سال بھی ہمیں اگلے سال امید رکھ کے اسی امید پہ بیٹھے ہیں۔ جی بالکل، گزشتہ 3 سال سے صرف امیدیں ہی لگائی جا رہی ہیں اور شہریوں نے نئے سال سے بھی امیدیں وابستہ مظفر گڑھ میں میگا پروجیکٹس شروع کیے جائیں۔ نئے سال سے امیدیں وابستہ کر لی ہیں، بہت شکریہ عامر ڈوگر۔ میاں والی پپلا دوآبا روڈ کا تعمیراتی کام 1 ماہ سے تاخیر کا شکار، سڑک کے کنارے پتھر اور مٹی کے ٹیلے لگا دیے گئے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے اختر مجاز سے۔ جی بالکل، پپلا دوآبا روڈ پر جاری تعمیراتی کام جو ہے گزشتہ 1 ماہ سے بند ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جہاں سے گزرنے والے جو راہگیر ہیں ان کو شدید مشکل کا سامنا ہے۔ ان دنوں شدید دھند بھی پڑ رہی ہے اور یہ روڈ بھی تنگ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے شہری کیا کہتے ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے جی، یہ صورتحال بنی ہوئی ہے؟ بالکل بھائی جی، یہ صورتحال بہت خطرناک ہے، آگے دھند بھی ہے، موسم بھی خراب آ رہا ہے، یہ راستہ بھی تنگ ہے، لہذا کم بہت سست روی کا شکار ہے، کم ہو بھی نہیں رہا، لہذا اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ بھائی جان اس کا کام شروع کرایا جائے، دھند بھی ہے اور اس وجہ سے حادثات بھی ہو رہے ہیں، روڈ بھی تنگ ہو رہا ہے، لہذا مہربانی کریں بھائی جان کام کو چلوائیں، کام کو ختم کروائیں۔ جی مہربانی کر کے کام کو جلد از جلد نپٹائیں۔ ایک اور شہری بھی آپ سے بھی بات کر، آپ بتائیے گا کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی تنگ ہے جی، روڈ تنگ ہے، دھند ہے جی ساری، جی جی حادثے ہو رہے ہیں جی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، یہاں پہ جو راہگیر ہیں ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ اسکول کالجز کے لیے بچے یہی روڈ استعمال کرتے ہیں، دھند ہے اور صبح کے وقت جہاں سے گزرنے والے کئی راہگیر جو ہیں وہ حادثات کا بھی شکار ہو چکے ہیں، لیکن ٹھیکیدار کی من مرضی جاری ہے۔ راہگیر حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، بہت شکریہ اختر مجاز۔ تجاوزات کی بھرمار کو روکنے کے لیے اینٹی کروچمنٹ ایڈوائزری کمیٹی بنا دی گئی۔ چیئرمین اینٹی کروچمنٹ کمیٹی امین انصاری کہتے ہیں کہ ملتان شہر کو بدعخوری اور تجاوزات سے پاک کریں گے۔ مزید بات کریں گے سید زہیر بخاری سے۔ جی بالکل، ملتان شہر میں جو ہے وہ تجاوزات کی بھرمار کے باعث شہریوں کو جو ہے وہ شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ایک اینٹی انکروچمنٹ کے نام سے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اینٹی انکروچمنٹ کے نام سے ایک ایڈوائزری کمیٹی بنا دی۔ اس کے چیئرمین محمد امین انصاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انصاری صاحب کیا کہنا چاہیں گے، ملتان شہر میں جو ہے وہ آئے روز حادثات ہوتے جا رہے ہیں، جس کا ایک خاص وجہ جو ہے وہ انکروچمنٹ بھی ہوتے ہیں، انکروچمنٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، کس طرح اس کے خاتمے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ انشاءاللہ جو یہ نجائز تجاوزات جو بھی ہیں، انشاءاللہ ان کے جو مسئلے مسائل علاقے کے انشاءاللہ حل کریں گے، اور بھرپور جو ہے نا، جو جتنے بھی لوگ یہ نجائز بیٹھے ہوئے ہیں یا جمعہ بازار وغیرہ لگتے ہیں دائیں بائیں، لوگ گزرنے کے لیے جو ہے بہت دشوار ہوتے ہیں، گزرا بھی نہیں جاتا جمعے والے دن یا عام دنوں میں بھی، تو انشاءاللہ اس کا ہم بھرپور طریقے سے اجلاس وغیرہ کر کے بلا کے ٹیمیں اپنی تو ان کو صفایا کروائیں گے ان کا انشاءاللہ۔ وہ صفائی کروائیں گے۔ اچھا حاج صاحب یہ بتائیے گا کہ میونسپل کارپوریشن کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو وہ بھتہ لیتے ہیں، اس بھتہ خوری کو ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات؟ انشاءاللہ یہی اقدام ہمارے جو خان کا منشور ہے اسے ہم آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے یہ سب کلیئر ہوگا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تجاوزات کو جو ہے وہ ملتان شہر کو پاک کیا جائے گا تجاوزات سے، اور جو بھی بھتہ خوری میں ملوث ہوگا اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی ملتان شہر کو تجاوزات سے پاک کیا جائے گا۔ سید زہیر بخاری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ رحیم یار خان کے شیخ زید ہسپتال میں طبی آلات کی خریداری کے لیے ٹینڈر کو اوپن کر دیا گیا ہے۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم لغاری ایم ایس اور پروفیسرز کی کمیٹی میں ٹینڈر اوپن کر دیا گیا ہے۔ آسم صدیق آگاہ کیجیے گا۔ شیخ زید ہاسپٹل میں مسنگ فیسلٹیز کو پورا کرنے کے لیے اے ڈی پی سکیمز کے تحت ٹینڈر کو اوپن کیا جا رہا ہے۔ پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر سلیم لغاری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب کون کون سی مسنگ فیسلٹیز کو پورا کیا جا رہا ہے؟ جی یہ گورنمنٹ کی اسکیم ہے اے ڈی پی اسکیم، اس میں ایک مسنگ فیسلٹیز کی اسکیم ہے اور ایک ریویمپنگ آف ایمرجنسیز۔ اس میں گورنمنٹ کی طرف سے جو اماؤنٹ ریونیو کی مد میں آئی تھی اس کے لیے ٹینڈر کیا گیا تھا، آج اس کی اوپننگ ہے اور اس میں 12 سے 14 کمپنیوں نے حصہ لیا ہے۔ آج ہم اس کا ٹینڈر اوپن کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کی ٹیکنیکل اور فائنینشیل ہونی ہے اور اس کی بیسس پہ ہم نے چیزیں خریدنی ہیں۔ اکوپمنٹ کے حوالے سے یہ بیسیکلی آج کی جو ہے پرچیز کمیٹی کی میٹنگ ہے، تو انشاءاللہ اس سے جو اکوپمنٹ کی کمی ہے وہ گورنمنٹ اس کو پورا کرنے میں کاوش کر رہی ہے، وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ بالکل، اکوپمنٹ پورے ہوں گے تو طبی سہولیات کی فراہمی کو بہتر کیا جا سکے گا، اس کے لیے آج اوپن کیا جا رہا ہے۔ جی آلات کی فراہمی کو بہتر کیا جا سکے گا، بہت شکریہ آسم صدیق۔ ڈیرہ غازی خان میں فلور ملز ایسوسی ایشن نے گندم کا کوٹا بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ نائب صدر فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ فلور ملز مارکیٹوں کو روزانہ 17,010 کلو آٹے کا تھیلا فراہم کیا جا رہا ہے۔ مزید جانیں گے آشیش فراق سے۔
جی بالکل، فلور ملز ایسوسی ایشن کو محکمہ خوراک کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر 2400 سے زائد گندم کا جو تھیلا ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے مارکیٹوں میں کتنا آٹا روزانہ کی بنیاد پر سپلائی کیا جاتا ہے جانتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نائب صدر ہیں فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب کے سردار خلیل الرحمان لغار صاحب. سردار صاحب کیا کہنا چاہیں گے، کتنا آٹا روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹوں میں فراہم کیا جا رہا ہے اور کتنا سیلز پوائنٹ جو ہے ان پر فراہم کیا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا ڈیرہ غازی خان کو 2490 بوری جو ہے نا 100 kg وہ ہمارا کوٹا ہے ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان کا. تو اس کا ہمارا 17,000 سے اوپر تھیلا 10 کلو گرام بنتا ہے اور ہمارے تقریباً 190 کے قریب دکاندار ہیں، 5 ہمارے سیل پوائنٹ ہیں. لیکن وہاں پر مطلب لوگوں کا رولر کا اتنا زیادہ پریشر ہے کہ وہاں اگر 10 بجے آٹا جائے تو 12 بجے تک تقریباً یہ ختم ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ مہربانی کرے لوگوں کو کم سے کم یہ آٹا ایک سستا مل رہا ہے اس پہ تو کم سے کم نظر ثانی کرے. اور مظفر گڑھ اور جو کوٹ تو ہمارا ڈسٹرکٹ بنے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ پریشر ہے. ایسے لئیے میں، ایسے راجن پور میں ہمارا ریجن جو ہے ڈیرہ غازی خان اس میں بہت زیادہ ابھی مسائل پیدا ہوئے ہیں رولر کی وجہ سے. تو مہربانی کرے گورنمنٹ ہمیں جب کوٹا بڑھاتی ہے تو 100 بوری 200 بوری اس سے ہمارا ریجن جو ہے نا یہ آٹے کے حساب سے ناکافی ہے. تو گورنمنٹ اگر ایسا نہیں کرے گی تو اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. جی بالکل، جو گورنمنٹ کی جانب سے کوٹا بڑھایا جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو دیہی علاقے ہیں ان کا پریشر شہری علاقوں پر کافی زیادہ ہے. فلور ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پر 17,000 سے زائد 10 کلو سستے آٹے کا جو تھیلا ہے وہ مارکیٹوں کو فراہم کیا جا رہا ہے. لیکن دیہی علاقے کے پریشر کے پاس جو مارکیٹوں میں آٹا ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتا. اس حوالے سے فلور ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت گندم کا کوٹا بڑھائے، خصوص طور کے اوپر ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں. اب آپ کو بتائیں شدید دھند کے باعث ٹرین آپریشن بری طرح متاثر. پاکستان ایکسپریس اور تیز گام سمیت کئی ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار. مسافر انتظار کی سولی پر لٹکنے پر مجبور ہو گئے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے رانا بلال سے. جی بالکل، شدید دھند کے باعث ٹرین آپریشن بری طرح متاثر ہونے لگا. میں اس وقت موجود ہوں ملتان ریلوے اسٹیشن پر. یہاں پر اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینیں کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہونے سے مسافر صبح سے آئے ذلیل و خوار ہونے لگے. میں اگر ٹرین آپریشن کے حوالے سے بات کروں تو کراچی تا راول پنڈی جانے والی پاکستان ایکسپریس 6 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. اسی طرح کراچی تا راول پنڈی جانے والی تیز گام 7 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. اسی طرح کراچی تا پشاور جانے والی خیبر میل 4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہے. ڈاؤن ٹریک پر حویلیہ تک کراچی ہزارہ ایکسپریس 5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہونے سے جو مسافر ہیں صبح سے آئے ہوئے وہ یہاں پر انہیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ہمارے ساتھ کچھ مسافر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی کیا کہیں گے، کئی گھنٹے ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار ہیں اور صفائی کا بھی کوئی پراپر نظام نہیں، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو. ایکچولی بات یہ ہے کہ یہ ایک پورا چین ریئیکشن مجھے نظر آ رہا ہے کہ جب ٹرین پہلے اسٹیشن سے ہی لیٹ ہے 3 سے 4 گھنٹے اور ہر اسٹیشن پر اس کا سٹے ہے تو وہ جو اس کا لیٹ ہے وہ ویلیو ایڈ کرتا جا رہا ہے، ہر اسٹیشن پر لیٹ ہوتی جا رہی ہے اور ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ ابھی جیسے فار ایگزامپل حیدرآباد یہ پہنچی ہے اراؤنڈ 3.5 آورز لیٹ آئی ہے اور آگے ہر اسٹیشن پہ جو بریک اس کی لگی ہیں لگتے ابھی جو ہے وہ تقریباً 6-7 گھنٹے اس کا لیٹ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ لیٹ جو ہے وہ 7 آورز ہو چکا ہوا ہے. تو اور یہ صرف ایک فیکٹ نہیں ہے، ویدر فیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور پلس ہمارے جو عملے کی جو رسپانسز ہوتے ہیں وہ لیٹ ہوتے ہیں. سیکنڈ جو صفائی کے لحاظ سے بات کریں گے تو عملہ ہے لیکن صفائی نہیں ہو رہی. ہمارے ساتھ کچھ آدمی ایسے بیٹھے ہم نے بھائی آپ کے پاس ہمارے ساتھ ٹکٹ لے کے نہیں لے، ہم نے آلریڈی 2-3 دن پہلے بک کروائی ہوئی ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو ارجنٹ ٹکٹ نہیں مل گئی، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ گیا. کیوں؟ اس نے اندر اس کے ساتھ مل کے کچھ کیا ہے. بالکل سرکاری خزانے کے نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم نے 2 دن پہلے جو ٹکٹ خریدی تھی اور ہمارے ساتھ جو ساتھی مسافر تھے انہوں نے فوری طور پر چڑھے اور وہاں پہ ہی ان کو ٹرین کے اندر ہی ٹکٹ مل گئی. اور ان کا کہنا ہے کہ ریلوے انتظامیہ سے اور حکومت سے ان پر ایکشن لیا جائے تاکہ یہ جو کئی گھنٹے ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں ان کا شیڈول بھی متاثر نہ ہو اور صفائی کا بھی پراپر نظام ہو تاکہ یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے نہ کرنا. صفائی کا پراپر نظام کیا جائے. بہت شکریہ رانا بلال. رحیمیہ خان میں دھند کے باعث ٹرین آپریشن معطل کر دیے گئے. اپ اینڈ ڈاؤن ٹریکس کی ٹرینیں سست روی کا شکار. کراچی سے لاہور جانے والی پاک بزنس 8 گھنٹے تاخیر کا شکار. اسی پر مزید بات کریں گے عامر بھٹی سے. بالکل رحیمیہ خان میں شدید دھند کے باعث ٹرینوں کی رفتار کم پڑ گئی ہے اور رحیمیہ خان کے ریلوے اسٹیشن پر ٹرینیں جو ہے کچھوے کی رفتار سے پہنچنے لگی، جس کے بعد مسافروں کو سخت سردی میں ریلوے اسٹیشن پر کئی گھنٹے انتظار کی اذیت میں مبتلا ہونا پڑا ہے. رحیمیہ خان کے ریلوے اسٹیشن پر اگر ٹرینوں کے شیڈول کے حوالے سے دیکھا جائے تو ملت ایکسپریس جو کراچی سے لالا موسیٰ جاتی ہے 10 گھنٹے کی تاخیر سے پہنچی ہے. پشاور سے کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس 7 گھنٹے تاخیر سے پہنچی ہے. کراچی سے لاہور جانے والی پاک بزنس ایکسپریس
8 घंटे ताखीर से पहुंची है। खैबर मेल जो पेशावर से कराची जाती है 7 घंटे की ताखीर से पहुंची है। लाहौर से कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस ये 3 घंटे बाद पहुंची है। इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो सियालकोट से कराची जाती है 3 घंटे बाद पहुंची है। इसके साथ साथ तेजगाम जो पिंडी से कराची जाती है 3 घंटे की ताखीर से पहुंची है। अप एंड डाउन ट्रैक्स की तमाम जो ट्रेनें हैं वो इस वक्त ताखीर से पहुंच रही। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना हमारे साथ है। क्या कहना चाहेंगे कि ट्रेनें ताखीर से पहुंच रही, उसकी वजह से आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सर ट्रेनें बहुत धुंध की वजह से लेट हैं, जिसकी वजह से 8-10 घंटे हम लेट हो गए हैं। बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि एक तो धुंध पड़ रही है जिसकी वजह से इंतहाई ट्रेन स्लो है। बहुत सारे काम होते हैं जो हम अपने माइंड से आए थे मगर वो हमारे सारे डिस्टर्ब हो गए हैं। आपका मुतालबा क्या है रेलवे हुकाम से? सर मेरी इंतज़ामी से यही रिक्वेस्ट है कि जो ट्रेनों का शेड्यूल है, टाइम शेड्यूल है, उसको मज़ीद बेहतर किया जाए ताकि मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना ना हो। इतनी सर्दी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे मामला बुजुर्ग हैं, बहुत सारे मामलात हैं। इनकी वजह से इंतज़ामिया को चाहिए कि इसको बेहतर से बेहतर किया जाए। बिल्कुल, ये मुसाफिर जो बता रहे थे कि निश्चित मुश्किल जी, बेहतर से बेहतर। मर्जी की शादी करने वाली लड़की को हिरासा करने का मामला, मर्जी की शादी करना भी जुर्म बन गया। अदालत का एसएचओ थाना सीतलमाड़ी को हिरासा करने से बाज रहने का हुक्म। एसएचओ थाना सीतलमाड़ी पर खातून को हिरासा करने का इल्जाम आयद कर दिया गया। अदालत में खातून ने हिरासा करने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। आपको बता रहे हैं मर्जी की शादी करने वाली लड़की को हिरासा करने का मामला है। मर्जी की शादी करना भी जुर्म बन गया है। अदालत का एसएचओ थाना सीतलमाड़ी को हिरासा करने से बाज रहने का हुक्म। अब आपको बताएं बहावलपुर में सेक्रेटरी बल्दियात जनूबी पंजाब का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का दौरा। सीईओ बीडब्ल्यूएमसी पास्टर मुनीर और मसीही मुलाजमीन के हमरा क्रिसमस केक काटा। सेक्रेटरी बल्दियात ने मसीही स्टाफ को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। क्रिसमस का त्यौहार एक दूसरे की खुशियों में शरीक होने का नाम है। तालीमी बोर्ड की जानिब से दाखिला भिजवाने वाले उम्मीदवारान के लिए हिदायत जारी। दाखिला फॉर्म में उम्मीदवार के पता की जगह किसी प्राइवेट इदारे या स्कूल का नाम लिखना ममनू करार दे दिया गया। प्राइवेट इदारे का नाम तहरीर करने पर उम्मीदवारान को जुर्माना फीस अदा करनी होगी। मुल्तान में तालीमी बोर्ड की जानिब से दाखिला भिजवाने वाले उम्मीदवारान के लिए हिदायत जारी। दाखिला फॉर्म में उम्मीदवार के पता की जगह पर किसी प्राइवेट अदारे या स्कूल का नाम लिखना ममनू करार दे दिया गया। प्राइवेट इदारे का नाम तहरीर करने पर उम्मीदवारान को जुर्माना फीस अदा करना होगी। बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार में तकरीब के शुरका ने मोहतरमा की याद में शमाए रोशन की और उनकी बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ भी की। मजीद जानते हैं माहिर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करें इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार में हम मौजूद हैं और यहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसी के मौका पर जो है यहाँ पे चरागां शम्में रोशन की गई हैं, चरागां किया गया है और उनकी खराज तहसीन जो उनकी खिदमात को है वो किया जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन यहाँ पे दिखाए तो मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मिर्ज़ा अजीज़ अकबर बेग की सरबराही में की क़यादत में ये शम्में जो हैं वो रोशन की जा रही हैं। क्लस बार के जो प्रेसिडेंट हैं साजिद अमीन वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब से हम सबसे पहले जानते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है ये भुट्टो साहब की क़यादत में बड़ी हुई, सारा कुछ उन्होंने भुट्टो साहब से बहुत कुछ सीखा, उसके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान को चलाने की कोशिश की, सारा कुछ किया। भुट्टो साहब के बाद उन्होंने पार्टी को संभाला और बहुत काम किया और हम ये समझते हैं कि दुनिया में आप देखें तो उस जैसा सियासतदान नहीं था कोई और उनके हम खराज तहसीन पेश करते हैं उनको। देखें जी, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी दुख्तर मशरक़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस मुल्क की पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म थी। उन्होंने अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेकाम को मजबूत किया और पाकिस्तान के अंदर उन्होंने साबित किया दुनिया के अंदर कि वाकई कोई जमहूरियत पसंद कोई पार्टी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। बिल्कुल, मोहतरमा की खिदमात को जो है वो याद रखा जा रहा है, शम्में रोशन करके, चरागां करके और उनकी कुर्बानियों के हवाले से आज खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। उनकी रूह को इसाले सवाब पहुँचाने के हवाले से भी खुसूसी जो दुआ है वो की। सही, बहुत शुक्रिया माहिर इमरान। सर्दी से बचाव के लिए जहानिया के वासियों का लंडे बाजारों का रुख। गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडे बाजार में शहरियों की गहमा गहमी। लंडे बाजार के महंगे कपड़े शहरियों के होश उड़ाने लगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अमजद हुसैन बुटर से। जी अमजद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, सर्दी का मौसम आते ही जो लंडे की रौनकें हैं वो बढ़ चुकी हैं और जो शहरी है वो जो लोग हैं वो लंडे का रुख कर रहे हैं। मेरे साथ भी इस वक्त कुछ लोग मौजूद हैं जो लंडे में खरीदारी के लिए आए हुए हैं। मजीद इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि लंडे में क्या रेट है, पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा कितना रेट दे रहे हैं और क्या कहेंगे? सर हमने पिछले साल 300 का लिया था, अभी हमें 600 का मिल रहा है। इसमें भी कोई मेहरबानी करो, टैक्स खत्म करो, कोई इनका भी फायदा, कोई दुकानदार भी फायदा करें। ये तो बहुत महंगी का काम पड़ा है हमें तो। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी ने बताया कि जो लंडे के वो पिछले साल की निस्बत दुगना रेट मुकर्रर हो चुका है। और मेरे साथ भी एक दुकानदार भी मौजूद है, मजीद से बात करते हैं। जी बताइएगा कि लंडे के जो लोग आ रहे हैं वो कहते हैं कि लंडा महंगा हो गया है, क्या कहेंगे इस वाले से? जी उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि लंडा महंगा हो गया, ये हुकूमत की सारी वजह से टैक्स बढ़ गए और पीछे से माल बहुत महंगा आ रहा है, ये बस मसला है। और इसके अलावा डॉलर शार्ट हुए पड़े, डॉलर से माल मिलता है और रुपये से नहीं मिलता इसलिए। जी बिल्कुल, जैसा कि दुकानदार ने बताया है कि जो डॉलर की वजह से जो लंडा है वो भी महंगा हो चुका है। इनका ये कहना है कि हुकूमत इस सूरत का फौरी नोटिस ले और लंडे के जो रेट है उन्हें कम किया जाए। और उस लंडे के रेट बढ़ने से जो शहरी है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं और शहरियों का कहना है। आगे बढ़े, आपको बताएं रंगपुर में शुगर के मरीजों के लिए बुरी खबर। मार्केट से इंसुलिन गायब, दुकानदारों ने इंसुलिन के मर्जी के रेट मुकर्रर कर दिए हैं। राना परवेज अख्तर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शुगर के मरीजों के लिए बुरी खबर है। रंगपुर बाजार में जो है वो इस वक्त इंसुलिन दस्तयाब नहीं। अगर इंसुलिन मिले तो वो ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। जो 800 रुपये कीमत इंसुलिन की है वो 1100 रुपये में फ़रोख्त हो रही है और 1100 वाली जो है वो 1800 रुपये तक पहुंच चुकी है। जो कि मरीज़ हैं वो नहीं खरीद सकते। शहरी जो है इस हवाले से भी काफ़ी परेशान है। कोई खरीदार यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानते। सर बताइए कि इंसुलिन खरीदने के लिए आए, नहीं मिल रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी इंसुलिन खरीदने के लिए आए, लेकिन इस वक्त जो मार्केट में है वो दस्तयाब नहीं है इंसुलिन और डबल कीमत पे जो है फ़रोख्त हो रही है। और मोस्टली इस तरह है कि जी आप देख रहे हैं कि इस वक्त हुक्मरान जो है वो इक़्तिदार की जंग में अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। इसी तरह हर चीज़ महंगी अद्वियात हैं। जो आपको पता है पहले पैनाडोल थी वो अब उसकी कीमत 10 रुपये थी तो अब 40 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। और हर तरह की मेडिसिन, बच्चों की खुसूसन अद्वियात वो भी महंगी है। इंसुलिन जिस तरह आप कह रहे हैं सर, इसी तरह हम ये हुक्मरानों से मुतालबा है कि मेहरबानी करें। कुछ ये अद्वियात की किल्लत है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल इस तरह ही है। सुबह से हम जो है वो इंसुलिन लेने के लिए जो है वो मुख्तलिफ फार्मेसीज़ पर जा रहे हैं, लेकिन हमें जो है वो अभी तक इंसुलिन नहीं मिली। और कहीं से मिल भी जाती है तो उसकी कीमत डबल हो चुकी है। जो 800 वाला इंजेक्शन है वो 1100 में और 1100 वाला जो है वो 1800 के अंदर जो है इंजेक्शन मिल रहा है। इसलिए हम हुक्मरानों से अपील ही कर सकते हैं। बाकी जो है फ़िलहाल तो वो अपने इक़्तिदार की जंग में मसरूफ़ हैं और एक दूसरे के कीचड़ उछाल रहे हैं। हम इंतज़ामिया से ये मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करके इस किल्लत को फिलफौर जो है वो मुकम्मल किया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि इंसुलिन की किल्लत की वजह से शुगर के जो मरीज हैं उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डबल जो मरीजों को परेशानी का। बहावलपुर शहर की मेन शाहराहों पर खुले गटर मौत बांटने लगे। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के नोटिस भी खोखले साबित दिखाई दिए। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर के नोटिस के बावजूद बहावलपुर में जो खुले गटर हैं उनका मसला जू का तू है। इस वक्त मैं थाना बगदाद और जदीद रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 10 से 12 जो खुले गटर हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो वो सफाई उनकी की गई, लेकिन वो अभी तक उनको वैसे ही खुला छोड़ दिया गया है और उनमें लकड़ियां डालकर वैसे ही छोड़ दिया गया। यहाँ पर जो एक्सीडेंट है और जो हादसा है वो मामूल बन गया। हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं क्या कहते हैं। ये कितने अरसे से ये मामला है? जी ये गालबन 20-22 दिन हो गए हैं इस जगह को सफाई यहाँ का किया गया है। सफाई करने के बाद पहले तो ऐसा हुआ है कि इन्होंने सफाई की है, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने सफाई की है, लेकिन सफाई करने के बाद कचरा यहाँ लगभग 10-12 दिन कचरा यहाँ पड़ा रहा है, जिसकी वजह से आधा रोड तो वैसे ही डट रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत जाम रही है। और उसके बाद अगर उन्होंने कचरा उठाना शुरू किया तो वो स्टेप बाय स्टेप हल्का हल्का यानी उठाते थे, डेली बेसिस पे नहीं उठाते थे, कभी उठाते और कभी छोड़ देते। उसके नतीजे ये हैं कि मैं यहीं का मकामी रहने वाला हूँ, मेरे रोजमर्रा का यहाँ आना जाना है काम है। मेरे आंखों देखे हाल है कि यहाँ फैमिलीज के साथ लोग मेन होल में गिरे हैं और बहुत यानी संजीदा से सूरत हाल से गुजरे हैं लोग। कोई किसी को एहसास ही नहीं है। एक दफा मेरी एक इंतजामिया से बात हुई हल्की सी, तो उसका कहना यह था कि जी लोग अंधे हैं। क्या लोग अंधे हैं? क्या एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, जो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की? बिल्कुल जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं कि कमिश्नर ने भी नोटिस लिए, डिप्टी कमिश्नर ने भी नोटिस लिए कि जी मेन होल हम खुले नहीं छोड़ेंगे, उसके बावजूद कोई अमल दरामद नहीं हुआ? उसके इनको इंतजामिया को चाहिए कि इसकी तरफ तवज्जो दें। आए रोज यहाँ रात को रोजाना हादसात हो रहे हैं,
तो उसकी रोकथाम के लिए इसको बर वक्त इसका मुकम्मल करके इकदाम करें। यहाँ पर जो जिले इंतजामिया है वो नोटिस ले, और जो शहरी उनका यही मुतालबा है कि जो मेन गटर यहाँ पर खुले हुए हैं उनकी वजह से काफी शहरियों को मुश्किलात का सामना है और इनको जल्द से जल्द बंद किया जाए। सामना है। बहुत शुक्रिया ताहिर जोया।